नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है ये। टॉपिक है गांव का विकास कैसे हो। हमारा देश हिंदुस्तान भारत गांव में बसता है। गांव का विकास ही हमारे देश का विकास है, तरक्की है। गांव की अधिकांश जनसंख्या आज भी अनपढ़ है, खेती बाड़ी में जुटी हुई है, बेरोजगार है। तो हमारे देश में जो गांव हैं, जिनके मुखिया होते हैं प्रधान, उनको जिम्मेदारी दी जाती है एक गांव का विकास करने के लिए। लेकिन आज भी उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी कल्पना की गई थी। तो आज हम इस वीडियो में 5 आसान उपाय बताएंगे जिनसे गांव का विकास हो सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप गांव के मुखिया हैं तब तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप मुखिया नहीं हैं, आप एक सामान्य ग्रामवासी हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो आपकी और जिम्मेदारी हो जाती है इस वीडियो को देखने की। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि भारत में कुछ ऐसे ऐसे गांव हैं जो विश्व स्तर के हैं, जिनकी चर्चा विश्व में होती है। छत्तीसगढ़ का अभी एक गांव है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको विश्व का सबसे अच्छा गांव घोषित किया है पर्यटन की दृष्टि से। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। अभी 2 दिन पहले ही यूएनओ ने घोषणा किया है। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी कुछ ऐसे गांव हैं जो बहुत विकसित हो गए हैं। उनकी नकल हमें करनी चाहिए। और उन गाँवों के इतना चर्चा, इतना आगे बढ़ जाने से ये सिद्ध होता है कि अन्य गाँव का भी विकास हो सकता है, बशर्ते सकारात्मक सोच के साथ ग्राम प्रधान को, सरकार को और ग्रामवासियों को मिलकर के काम करना चाहिए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमारे गांव का विकास कैसे हो। तो पहला जो पॉइंट हम लेकर आते हैं वो ये है कि गांव का विकास क्यों जरूरी है। पहले ये समझिए गांव का विकास जरूरी क्यों है। तो इसमें कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है? जैसे हमारा देश है जो भारत है, उसको हम गांव और शहर 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कुछ जनसंख्या गांव में रहती है और कुछ जनसंख्या शहर में रहती है। 2011 के बाद जनगणना अभी नहीं हुई है। 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के कारण देर हो गया। तो 2011 का ही अगर हम डाटा लें तो हमारे देश की जो जनसंख्या है 68.84% गांव में रहता है। यानी लगभग 69% लोग आज भी गांव में रहते हैं और मात्र 31.16% ही शहर में रहते हैं। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और उस 121 करोड़ में 83.3 करोड़ गांव में लोग रहते हैं और जबकि मात्र 37.7 करोड़ लोग शहर में रहते हैं। तो कितने ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं देखिए, उसके जस्ट डबल से भी ज़्यादा है ना। तो इसलिए गांव का विकास जरूरी है। साक्षरता पे अगर हम आ जाएंगे इसी तरह से, तो साक्षरता भी गांव की बहुत कम है शहरों के मुकाबले। शहरों की साक्षरता इस समय 84% के पार है, जबकि गांव की साक्षरता मात्र 67% के पास है। यानी कि 67% लोग ही शिक्षित हैं। 6,40,867 गांव हैं पूरे भारत में। 6,40,867 पूरे भारत में गांव हैं। जबकि शहर और कस्बों की बात करेंगे तो लगभग 7,000 के आसपास हैं। तो भारत सचमुच गांव में बसता है। भारत में जो उद्योग क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग रोजगार कर रहे हैं किसमें? कृषि क्षेत्र में। लेकिन भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम है, सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। यानी जहाँ लोग कम काम कर रहे हैं वहाँ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, जहाँ लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ कम कमा रहे हैं। ये एक असमानता है। तो गांव का विकास इसलिए ज़रूरी है। अब इसमें पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है शहरीकरण का दबाव कम करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम जब देखते हैं कि हमारे जैसे कि महानगर हैं, जैसे कि मुंबई अगर हम जाएं, दिल्ली जाएं, कोलकाता जाएं, चेन्नई जाएं, तो वहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कि पैर रखने की जगह ही नहीं है। स्टेशनों पे, है ना, बाजारों में, हर जगह लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है कि इंसानों का ये जगह ही नहीं है। कहाँ से आ गए इतने इंसान? इतनी ज़्यादा भीड़ है। क्यों भीड़ है? क्योंकि उस शहर में कमाने के लिए लोग गाँव से गए हैं। तो जब गाँव का विकास होगा, गाँव में रोजगार पैदा होगा,
तो लोग गाँव में ही रह जाएँगे, शहर में नहीं जाएँगे। तो जो शहरों में बहुत ज़्यादा दबाव है जनसंख्या का, इतनी समस्याएँ वहाँ पैदा हो गई हैं, वो नहीं होंगी, एक संतुलन बना रहेगा। तो गाँव के विकास से शहरों का दबाव कम होगा, गाँव में भी लोग रहना पसंद करेंगे, इसलिए सामाजिक संतुलन भी ज़रूरी है। आप जानते हैं गाँव में जब कोई पढ़ लिख लेता है व्यक्ति, तो नौकरी करने शहर चला जाता है ना? या मतलब ऐसे ही सामान्य स्तर से अगर ऊँचा उठ गया, उसने कमा लिया पैसा कुछ, धनी हो गया एक तरह से कह सकते हैं, तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? शहर में शिफ्ट हो जाता है, उसके बच्चे शहर में रहते हैं, पढ़ते हैं, गाँव से वो हट जाता है। तो इस तरह से शहर में जो है, वो उच्च लोग, पढ़े-लिखे लोग, शिक्षित लोग, अमीर लोग एक तरह से ज़्यादा हो जाते हैं और गाँव में कौन रह जाता है? बेसहारा, बेगार व्यक्ति कह सकते हैं। हालाँकि कुछ लोग हैं जिनका धंधा गाँव में चलता है, गाँव से ही का जुड़ाव है, शहर चले जाएँगे तो उनका काम ठप हो जाएगा, तो उनकी मजबूरी है गाँव में रहना, वरना तनिक भी उनको लगे कि गाँव से हमारा लॉस है और वो शहर में रहने की स्थिति में हैं, तो तुरंत गाँव छोड़ देते हैं। तो इस तरह से सामाजिक संतुलन बड़ा ही बिगड़ जाता है और शहर में जो गाँव में जो बड़े लोग हैं और जो बहुत छोटे लोग हैं, उनके बीच बड़ा अंतराल होता है। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब है, वो बड़े आदमी के खेतों में जाकर के मज़दूरी करता है और उसको उतना पैसा भी नहीं मिलता और जब वो स्वयं खेती करता है, तो साहूकारों के चंगुल में फँस जाता है, ब्याज लेता है और जीवन भर वो उसी में फँसा रहता है। ठीक है? और सामाजिक भेदभाव भी बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा के कारण और सामाजिक आर्थिक जो अंतर है उसके कारण। तो इस तरह से सामाजिक संतुलन भी होगा जब गाँव का विकास होगा। अभी हम आगे पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण, गाँव में आप जानते हैं गाँव में खेती-बाड़ी होती है और बाग-बगीचे होते हैं, लेकिन अब वो कम हो रहे हैं। बाग-बगीचों की संख्या एकदम कम हो रही है, लोग काट करके खेतों में बदल रहे हैं क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। लोग कोई काम तो है नहीं, तो लोग खेती-बाड़ी में ही अधिक से अधिक उत्पादन करके लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है और जो भूजल है उसका दोहन हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में, उसका कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। इस तरह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इस पर भी ज़रूरी है ध्यान देना। अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था कि गाँव के विकास के मुख्य स्रोत क्या हैं? किन वजहों से हमारे गाँव का विकास हो सकता है? उसमें ये 5 हमने टॉपिक कवर किए हैं। पहला है शिक्षा और जागरूकता, दूसरा है स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीसरा कृषि और रोजगार, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और सामुदायिक विकास। अब इनमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। शिक्षा और जागरूकता। आप जानते हैं गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जूनियर विद्यालय होते हैं, उनकी क्या दशा है? अगर सर्वे किया जाए, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मुझे जितना अनुभव है, मैंने जितना देखा है, मैं स्वयं भी गाँव में ही रहता हूँ। मैंने क्या देखा है कि उस गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, 6, 7, 8 के जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी मतलब एक एलकेजी से 5 तक पढ़ते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि गाँव में जो असमानता है, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग, शिक्षित हैं, वे अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन प्राइमरी में, जूनियर में, सरकारी विद्यालय में कौन आ रहा है? जो निम्न वर्ग का है, सामाजिक स्तर भी नीचे है, प्लस वो गरीब है, अशिक्षित है। उसके बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ाने कौन जा रहा है वहाँ पे? शहर से लोग आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, अध्यापक, और पढ़ने वाले गाँव के निम्न, गरीब, अशिक्षित घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ाते भी नहीं और चूँकि इन ये जो बच्चे आ रहे हैं, इनके पीढ़ी में, इनके बाप-दादाओं की पीढ़ी में कोई कभी स्कूल गया ही नहीं है। ये पहली बार है जो स्कूल आए हैं। कुछ लोग सरकार की आलोचना करते हैं कि सरकार को प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय बंद कर देना चाहिए। सबको प्राइवेट में भेजना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर ये बंद हो जाएगा, तो जो ये पहली बार अपनी पीढ़ी में प्राइमरी विद्यालय में भी पढ़ने के लिए आए थे, शायद वो नहीं आ पाएँगे। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर बंद कर दिया जाए, सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इधर पीएचसी बंद कर दिया जाए, जो बहुत गरीब घर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका इलाज भी नहीं हो पाएगा, है ना? तो कम से कम इलाज तो हो जा रहा है। ठीक है, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो वहाँ जा रहे हैं। तो जो गाँव में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय है, वहाँ पे जो गरीब घर के बच्चे पहली बार आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर उसी विद्यालय में अमीर घर के लोग आएँ, बच्चे पढ़ने के लिए आएँ, शिक्षित पढ़ने के लिए आएँ,
तो उनकी निगरानी होगी, मॉनिटरिंग होगी, कॉपी चेक होगी। मास्टर सही नहीं पढ़ाएंगे तो वो आकर के शिकायत करेंगे। लेकिन वो बच्चे, उनके घर के लोग अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं हैं, इसलिए कोई शिकायत नहीं करते और मास्टर पढ़ाते भी नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारे सरकार को इन विद्यालयों में देना चाहिए। कुछ ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम बना देना चाहिए कि मास्टर पढ़ाएं और बच्चे पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। तो जो शिक्षा इतनी कमज़ोर है, उसका रीज़न क्या है? जागरूकता की कमी, और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाते हैं। तो गांव का विकास तब होगा जब उच्च शिक्षा होगी, सब लोग पढ़ लिख लेंगे। जब सब लोग पढ़ लिख लेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे। जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा बना दीजिए, अगर उस देश के लोग अच्छे नहीं हैं तो उस संविधान का कोई बहुत मतलब है नहीं। लेकिन अगर उस देश के रहने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अगर नहीं भी अच्छा है तो भी वहाँ की शासन व्यवस्था, सामाजिक संतुलन बना रहेगा, वो देश तरक्की करेगा। तो इसलिए बहुत नियम कानून बन जाने से बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होगा नहीं। जब तक व्यक्ति स्वयं खुद से आगे नहीं बढ़ेगा, जागरूक नहीं बढ़े होगा, शिक्षित नहीं होगा। हम देखते हैं गाँव में सरकारी जो काम होते हैं, नालियाँ जो होती हैं, रास्ते जो होते हैं, उन्हें पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि प्रधान करवाए। किसी के घर के सामने अगर रास्ते का एक ईंट भी निकला है, तो इंसान सोचता है कि हम क्यों इसको सही करें, ये तो सरकारी है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हम ही इसको यूज़ करेंगे, हम ही यहाँ पे आएँगे, जाएँगे। तो इस सोच को जब तक नहीं बदल पाएँगे, तब तक विकास कैसे होगा? सारी ज़िम्मेदारी सरकार की थोड़ी ना है, हमारी भी तो है, हमें तो आगे आना चाहिए। तो शिक्षा और जागरूकता जब होगी, हमारे गाँव का विकास अपने आप होगा, कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, जैसे क्षेत्र स्तर पर सीएचसी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसी तरह से गांव स्तर पर पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना? प्राथमिक स्तर पे होते हैं। तो ये हर गांव में होना चाहिए। कुछ गांव में है, ये हर गांव में होना चाहिए, और रोज डॉक्टरों को बैठना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि उस गांव के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते इलाज के लिए, वो कम से कम वहां जा करके इलाज कराएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और कहते हैं ना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, गांव में सफाई के लिए सफाई कर्मी रखे गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी वो जाते नहीं साफ करने। सफाई कर्मी, बहुत कम सफाई कर्मी वाले हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग होंगे जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। वो नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसी गांव के किसी बेरोजगार व्यक्ति को पकड़ लेंगे, 100-200 रुपये दे करके महीने, 2 महीने, 4 महीने में नाली सफा करवा देंगे, घास कटवा देंगे, और आकर के खड़े होकर के अपनी फोटो खिंचा लेंगे। यही होता है। तनख्वाह वो ले रहे हैं, काम उस गांव का कोई एक बेरोजगार व्यक्ति कर रहा है। ये व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल। ये नहीं होना चाहिए। जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐसी मॉनिटरिंग हो कि वो रोज आए, साफ सफाई करे। जब वो रोज आएगा, साफ सफाई करेगा, तो जिसके घर पे कूड़ा कचरा है वो भी कोशिश करेगा कि हम भी सफाई करें। ठीक है? तो कहने का मतलब, स्वास्थ्य अच्छा हो, पीएचसी हर गांव में खोले जाएं, सस्ती दवाइयाँ सुलभ कराई जाएँ, और स्वच्छता हो। स्वच्छता होगी तो बीमारियाँ नहीं होंगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इसी तरह से अगली बात है कृषि और रोजगार। कृषि में नवाचार होना चाहिए। भारत की कृषि आज भी एकदम परंपरागत ढंग से हो, एकदम परंपरागत, कोई उसमें नवाचार हुआ नहीं है। जैविक खाद का भी इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूरिया, डीएपी डाल करके वो जो गल्ला होता है वो एकदम खाने लायक भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा डाला जाता है अधिक उत्पादन करने के लिए। जबकि उसके बिना डाले भी व्यक्ति उस खेत से खूब पैदा कर सकता है, कम डालकर भी। जैविक खाद डालें, जैविक खेती। अभी हम सिक्किम में जाएँ तो सिक्किम देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पूरी तरह से वो जैविक खेती करता है। मतलब कोई भी कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक वहाँ पे नहीं डाले जाते। जैविक खाद यानी गोबर, गोबर से जो है बनाई जाती है। तो इसका भी उत्पादन बढ़ना चाहिए, और रोजगार का सृजन होना चाहिए गाँव में भी। जब गाँव में रोजगार का सृजन होगा तो लोग, जाहिर सी बात है, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और गाँव का विकास होगा। परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन हर गाँव को
शहर से जोड़ने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। हालाँकि हाईवे हर गाँव के आसपास से निकलता है, तो उस हाईवे का संपर्क, उस गाँव का संपर्क एकदम बना होना चाहिए, यानी कि पक्की सड़क से जुड़ा होना चाहिए, ताकि उस गाँव के बच्चे आराम से पढ़ाई के लिए दूर भी जा सकें, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो तो आराम से जा सकें, है ना? यानी परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, बसें आनी चाहिए, टैक्सी चलनी चाहिए, तो परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा सामुदायिक विकास। देखिए, गाँव में जो ग्राम सभा है, इसका प्रधान है, क्या है ना? उसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि ग्राम की पंचायत की बैठक करे वो। लेकिन बैठक कब करेगा? जब गाँव के लोग जागरूक होंगे ना, तब तो बैठक होगी। भले गाँव की 6 समितियाँ हैं, लेकिन भारत के, मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर बात करूँ, तो यहाँ अगर सर्वे कराया जाए, तो आधे से ज़्यादा प्रधान ऐसे मिलेंगे जो ये भी नहीं बता पाएँगे कि हमारे गाँव में कितनी समितियाँ हैं, क्या नाम है उसका। जबकि उनका काम बड़ा महत्वपूर्ण काम है। शिक्षा समिति का, विकास समिति का, है ना? 6 समितियाँ होती हैं, 6-6 लोग उसमें होते हैं। लेकिन कौन किसमें जुड़ा है, क्या कर रहा है, सब खाना-पूर्ति होती है। व्यावहारिक इसका कुछ भी महत्व नहीं है। अगर इसका व्यावहारिक महत्व हो, तो एक गाँव अपने आप विकसित हो। ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। बैठक में सामूहिक निर्णय लेना चाहिए कि कौन-सा कार्य हमारे लिए है। हर गाँव में खेल का मैदान, है ना? कूड़ा फेंकने का स्थान, विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये तभी होगा जब गाँव के लोग जागरूक होंगे। सरकारी योजनाएँ और उनके लाभ। अब भारत सरकार की बड़ी सरकारी योजनाएँ हैं, उनका लाभ अगर ईमानदारी से लिया जाए, तो गाँव आगे बढ़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत के हर गाँव के हर व्यक्ति के पास पक्का घर होना चाहिए। हालाँकि प्रधानमंत्री शहरी योजना अलग है, ग्रामीण योजना अलग है। ग्रामीण में भी, शहर में भी हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए, तो गाँव में आज भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएँगे, जिनका पक्का घर नहीं है और उनको प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास ऐसे लोगों को ज़्यादा मिला है, जिनके पहले ही पक्के घर थे। प्रधान से जुगलबंदी करके, मिल करके, पता नहीं कैसे सर्वे करा करके पास करा लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे उन्हीं को मिलते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर कच्चे थे, पक्के बन गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिए हैं। बहुत आगे इसमें परिवर्तन हुआ है, बड़ा बदलाव आया है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं वंचित, जिनको ये लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये लाभ अगर मिल जाए, तो गाँव में सबके पक्के घर हो जाएँगे और संतुलन बन जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना सबको मिलनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के ही तहत जो शौचालय वाला सिस्टम था, वो चलाया गया था। सरकार 12,000 रुपए देती थी। मैं मानता हूँ कि 12,000 रुपए अगर ईमानदारी से व्यक्ति शौचालय में लगा दे, खर्च कर दे, तो शौचालय बन जाएगा, ठीक-ठाक बन जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी, 12,000 रुपए बहुत होता है। रिंगा डलवा करके, बना करके खूब आराम से। अब शौचालय, अब उसमें आप टाइल्स लगवाएँगे, दुनिया भर की चीज़ें, तो लाखों रुपए भी हो सकता है ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर एक्सेसरीज़ वाली चीज़ें हैं, पता नहीं आप उसमें क्या करवा दें। लाइट लगवा दें, बटन से पानी आए, ये वो, इंग्लिश टॉयलेट, वो तो बहुत चीज़ें हैं। लेकिन सामान्य जिनके घर में शौचालय नहीं था गाँव में, अगर उनको 12,000 रुपए भी मिल रहा था, तो 12,000 रुपए भी ईमानदारी से लगा करके अगर बनाएँ, शौचालय बन जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि गाँव में आज भी 20% 25% ही ऐसे हैं, जो वो शौचालय चालू हैं, जो सरकारी हैं, यानी 12,000 रुपए वाले हैं। 75% शौचालय बंद है। ठीक? तो ये बड़ा ही इसमें विसंगतियाँ हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी गाँव के प्रधान की है और साथ में जो उस पंचायत समिति के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना भी है। बहुत कम दामों पे सिंचाई की सुविधा दी जाती है, बड़ा कम पैसा लगता है। इसका भी सही से इस्तेमाल होना चाहिए। मनरेगा, आप जानते हैं, गारंटी योजना है। गाँव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अगर उसके पास कोई काम नहीं है, तो सरकार से गारंटी के साथ काम माँग सकता है कि मुझे काम दीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है, और सरकार को काम देना पड़ता है। लेकिन इस मनरेगा में भी बड़ी धाँधली है। आप देखें ना कैसे होता है। तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, विस्तार से वीडियो बनाऊँगा। आज मैं एकदम ये बता रहा हूँ कि हमारे जो गाँव हैं, उनका विकास कैसे हो सकता है। ये थोड़ा-थोड़ी बातें पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ। आगे मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा आपको, मनरेगा के बारे में, जन धन योजना के बारे में,
ग्राम प्रधान के कार्य कैसे होते हैं, समितियां, ये सब आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जन धन योजना आप जान ही रहे हैं भारत सरकार की, जिसमें खाता खुलवाया गया है। जो व्यक्ति कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, वो भी व्यक्ति जन धन यानी कि फ्री, जीरो बैलेंस में खाता खुलवा सकता है। बहुत लोग खुलवाए लेकिन यूज ही नहीं कर रहे हैं। इसका भी सही से पालन होना चाहिए। एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आधुनिक भूमि पैमाइश मेरे द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इस पुस्तक को हमने किस उद्देश्य से लिखा है कि गांव में लोग जो किसान हैं वो अपने खेत को जान सके कि उनके पास कितना खेत है, यानी खतौनी देख करके पता कर लेंगे कि उनके पास कितना खेत है, प्लस अपने खेतों का वो बंटवारा भी कर पाएंगे। हेक्टेयर, एकड़, बीघा, बिस्सा, ये सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। इसके साथ घरेलू वस्तुओं का ज्ञान, जैसे आप अपनी पानी की टंकी नाप पाएंगे कि आपके जो टंकी है उसमें कितना पानी आएगा, बालू आप नाप पाएंगे, है ना। एकदम घरेलू चीज़ों का ज्ञान, एकदम व्यवहारिक, जो हर इंसान को जानना चाहिए, इसको हमने स्वयं लिखा है, बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी में लिखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे विजिट करिए, 7905836996। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप विजिट करिए, अपना पूरा नाम पता भेजिए और उसके बाद 150 रुपये की किताब है और 50 रुपये डिलीवरी चार्ज है। आपके घर किताब पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी इंडिया पोस्ट से भेजी जाती है। आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी यहाँ से मिल जाता है, आप उससे पता करते रहिएगा कि किताब आपको जो भेजी गई है वो कहाँ पहुँची है। ठीक है, 4 से 5 दिन में किताब पहुँच जाती है। और आपको जानकारी लेना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर विजिट करिए और ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है, 7905836996। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इस वीडियो का, इस पूरी किताब के बारे में बताया गया है, आप वहां से उसको डिटेल में पूरा देख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ गांव की कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही सफल है। जैसे एक गांव है हिवरे बाजार, ये महाराष्ट्र का गांव है। आप जानते हैं महाराष्ट्र का जो एरिया है, कुछ विदर्भ वाला एरिया है, वहां पानी की बड़ी समस्या है। ये ऐसा गांव है हिवरे बाजार जहाँ का जो पानी का जल जीवन मिशन कह सकते हैं, जल संचय की व्यवस्था इतनी गजब की है कि इतना और कहीं नहीं है। विश्व स्तर पे इसकी चर्चा होती है कि यहाँ के लोग देखिए पानी का संचय कैसे करते हैं। एक गांव है गुजरात का पुंसारी, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य वाली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था सुपर है। इसके लिए ये पूरे देश में जाना जाता है। पुंसारी गुजरात में है। एक और गांव है उड़ीसा का तेगा गांव, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ इस गांव में जैविक खेती होती है, पूरे इस गांव में जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध। कोई यूरिया, डीएपी ये सब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। और एक चौथा गांव है जो अभी जुड़ गया है इसमें, हालांकि बहुत सारे गांव हैं, मैं 3 ही गांव बता रहा हूँ। एक अभी 22 नवंबर 2024 को एक गांव है छत्तीसगढ़ का, बस्तर जिले का, जिसका नाम है धुड़म रास। धुड़म रास, थोड़ा सा अजीब नाम है, धुड़म रास। इस गांव को आप याद कर लीजिए कि क्यों प्रसिद्ध है। अभी ये 22 नवंबर 2024 को इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यटन विभाग है उसने इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन गांव घोषित किया है पर्यटन की नज़र में। 60 देश थे, 60 देशों का चुनाव किया गया था और उन 60 देशों के जो बहुत गजब के बेहतरीन गांव थे पर्यटन की दृष्टि से, 20 गांव को सेलेक्ट किया गया था और उन 20 गांव में भी इसको नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। बस्तर जिले का है, छत्तीसगढ़ का, धुड़म रास। यानी पूरे संसार में घूमने वाला अगर कोई गांव है, लुभावना कोई गांव है, वो है धुड़म रास। इस गांव से भी हम सीख सकते हैं कि हमारे ही देश का एक ऐसा गांव जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसकी एक काल्पनिक छवि है, कुछ इस तरह का ये गांव होगा। मैं तो देखा नहीं है लेकिन इच्छा है, जरूर देखने जाएंगे। धुड़म रास गांव छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश गांव में बसता है, गांव का विकास ही हमारे देश का विकास है। और इस विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार ने गांव के प्रधान मुखिया को दे रखी है। यानी हर गांव का एक कोई ना कोई मुखिया होता है, इसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो गांव स्तर पे मुखिया अगर ईमानदारी से काम करे और वहाँ के लोग जागरूक हों तो गांव अपने आप विकसित हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और मैं अगले टॉपिक पर जो कि गांव से ही संबंधित है
ग्राम प्रधान, अब मैं इसको विस्तार से पढ़ाना शुरू करूँगा, एकदम डिटेल में आपको बताऊँगा कि ग्राम प्रधान के कार्य क्या होते हैं, चुनाव कैसे होता है, क्यों शुरू हुआ पंचायत, ये सारा कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।